नमस्कार दोस्तों, अग्निहोत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमारा ये जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो जैसे कि दोस्तों हमने कल के चैप्टर में क्या पढ़ा था, सौरमंडल के बारे में पढ़ा था कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सौर परिवार किसे कहा जाता है, इन सब के बारे में। आज हम जानेंगे ग्लोब के बारे में और कौन सी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं और कौन सी देशांतर हैं। विषुवत या भूमध्य रेखा किसे कहा जाता है और जो हमारा टाइम जोन है उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल नहीं है, वो उत्तर के ध्रुव और दक्षिण का ध्रुव जो है वहाँ से थोड़ी सी चपटी है और बीच से उभरी हुई है, यानी कि बाहर को निकली हुई है बीच में से, और ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, तो जैसे आपके सामने ये किताब में दिख रहा है, ये ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है, यानी कि हमारी पृथ्वी, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये पृथ्वी का ही एक वास्तविक प्रारूप है। ऐसा मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो ग्लोब कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कुछ ग्लोब बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बॉल की तरह छोटे छोटे से होते हैं, है ना, कुछ गुब्बारों की तरह होते हैं जिनमें कि हवा भी भरी जा सकती है। तो किसी भी तरह से हो सकते हैं हम। ठीक है, ये इसलिए कि छोटे बनाए जाते हैं कि उनको हम क्या करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। अगर हमें कहीं पे अपना मॉडल प्रेजेंट करना हो या इसके बारे में कुछ बताना हो क्लास में, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्लोब भी अपने साथ ले जा सकते हैं। वैसे तो स्कूल में इस तरह के ग्लोब जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो इस तरह के ये बड़े ग्लोब से पढ़ाया जाता है कि हर एक एक चीज़ उनको प्रॉपर तरीके से दिखाई जा सके। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ग्लोब जो है ये सीधा नहीं है, थोड़ा सा क्या है, ये टिल्ड है। हमारी पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी टिल्ड है। ये हमारी पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल सीधी नहीं है, बिल्कुल गोलाकार में सीधी नहीं है, वो टिल्ड है। वो अपने अक्षों पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा से और 23.5 डिग्री वो नीचे झुकी हुई है ना। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में की बात करें तो अब जब ये अपने ही अक्ष पे, मतलब जब ये एक ही जगह पे गोल गोल ऐसे घूमते, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अक्ष कह सकते हैं। ठीक है, और ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। तो ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ये 23.5 डिग्री जो है वो टिल्ड है और ये भी 23.5 डिग्री जो है वो झुका हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि ये जो ग्लोब है इसके बीचों बीच में ऐसी एक काल्पनिक लाइन जो है वो खींची गई है, जो कि इनको 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को 2 बराबर भागों में जो बांटती है उसको हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो ये क्या कर रही है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये जो रेखा है वो असल में होती नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है, इमेजिनरी लाइन बनाई गई है ये। ठीक है, इसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जब इसके समान में हम ऐसे को रेखाएं खींचते हैं नीचे को, मतलब जैसे ये हमारी विषुवत रेखा है, वो मध्य रेखा है, इसी की तरह क्या किया जाता है, नीचे को ऐसे ऐसे करके रेखाएं जो है समान रेखाएं खींची जाती हैं, उनको अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। ठीक है, और जब ये रेखाएं इस तरह से ऊपर से नीचे, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, ऐसी रेखाएं समान लाइन में खींची जाती हैं, उन्हें
देशांतर रेखाएं कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। मैंने कॉपी पे बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स किस तरह की लाइंस होती हैं। तो ये देखो, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो यहाँ से मैंने सेंटर में समझो ये ली हमारी भूमध्य रेखा, जिसको मैंने विषुवत वृत्त भी कहा है। तो ऊपर की तरफ हम वैसे ही क्या कर रहे हैं, समान इस तरह की लाइनें बना रहे हैं, ये ऊपर भी। तो ये कौन सी हो गई, अक्षांश रेखाएं, यानी कि लैटिट्यूड लाइंस, और ये हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। अगर देशांतर लाइनों की बात करें तो देशांतर जो लाइंस होती हैं वो इस तरह की होती हैं, जो हमारे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, उनको बोलते हैं देशांतर लाइंस। देखो दोनों साइड ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, अक्षांश जो होती हैं वो हॉरिजेंटल्स होती हैं और देशांतर वर्टिकल लाइंस होती हैं। और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइनें हैं वो क्या कर रही हैं, भौगोलिक स्थिति का निर्धारण कर रही हैं। और ये ग्लोब पे होती नहीं है, हमारी अर्थ पे ये लाइंस हैं नहीं, बल्कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि किसी भी भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए जो है वो अपने मन से बनाई गई हैं, कल्पना करके बनाई गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, मतलब इसी के बीच में इस तरह से बना दिया जाए, यानी कि इसी के बीच में अक्षांश रेखाओं को बना दिया जाए तो क्या होगा। तो ये बनाया हुआ मैंने, देखो ये अक्षांश रेखाएं और बीच में ये वाली देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बने हुए इस जाल को ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ये प्रश्न मैक्सिमम पूछा जाता है कि ग्रिड किसे कहते हैं, तो वहाँ पे आपको बड़े सारे ऑप्शन दिए गए होंगे। तो आपने याद रखना है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जाल बनता है उसे ही ग्रिड कहते हैं। ये मतलब जब दोनों ही रेखाओं को एक ही ग्लोब पे एक साथ दिखाया जाता है उसे ग्रिड कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कर्क रेखा कहाँ है, भूमध्य रेखा ग्लोब में कहाँ है और मकर रेखा कहाँ है। तो चलो पहले ऐसे औरली बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी कि कर्क रेखा कहाँ है और मकर रेखा कहाँ है। आप सभी को पता है कि ये क्या है, हमारा एक ग्लोब है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव मैंने आपको बता दिया कि उत्तरी ध्रुव इधर है और दक्षिणी ध्रुव इधर है ना। बीच में आ गई हमारी एक भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से जो ऊपर का हिस्सा है, यानी कि उत्तर की साइड का, तो वो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है, उत्तर की साइड को जो रेखा आएगी वो कर्क रेखा, और दक्षिण की जो साइड को नीचे को, यानी कि भूमध्य रेखा से नीचे को जो रेखा आएगी उसे मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये देखो मैंने एक यहाँ पे ऐसे ही रफ सा ये बनाया हुआ है, ग्लोब है समझो इसको। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, बीच में ये विषुवत रेखा, यानी कि इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा जो है वो ग्लोब में बीचों बीच खींची गई लाइंस होती हैं। और ये इमेजिनरी लाइन है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, असल में ये लाइन है नहीं, बल्कि ये लाइन बीच में खींची गई है, जो कि क्या करती है, पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करी है। ऊपर वाली साइड को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाली साइड को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब विषुवत रेखा से जो ऊपर को लाइन है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के साइड को लाइन है, वो कौन सी होगी, कर्क रेखा। ये जो मैंने खींची है ये है कर्क रेखा। और नीचे वाली साइड को जो लाइन खींची है वो खींची है मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा से ऊपर लाइन कर्क रेखा और नीचे जो लाइन होगी वो होगी मकर रेखा। ठीक है, अब जो हमारे ये ध्रुव हैं, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव,
इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये कौन से अक्षांश रेखाओं पे स्थित है, मतलब कितनी डिग्री अक्षांश रेखाओं पे स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर है। उत्तर की साइड को 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर है और मकर रेखा भी दक्षिण के साइड को है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर। ठीक है। अब जो ये दो गोलार्ध हैं, ध्रुव हैं, इनके ऊपर और भी वृत्त हैं। तो ये है उत्तरी गोलार्ध पर आर्कटिक वृत्त और ये दक्षिणी गोलार्ध पर अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं आर्कटिक उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो ये 66.5 अक्षांश यानी कि 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर है और अंटार्कटिक वृत्त भी जो है वो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर है। और इन्हीं जगह पर जो है वो मतलब आगे हम इसके बारे में ये भी पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय कहाँ पे होता है, शीतोष्णकटिबंधीय कहाँ है और शीतकटिबंधीय कहाँ पे होता है। ठीक है। तो अभी बस आप इतना जान लीजिए कि भूमध्य रेखा कहाँ है और इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कर्क रेखा मिलेगी और दक्षिण की तरफ आएंगे तो वहाँ पे आपको मकर रेखा मिलेगी। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैटिट्यूड्स लाइन के बारे में, यानी कि अक्षांश रेखाओं के बारे में कि वो होते क्या हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं? जो भूमध्य रेखा के समानांतर हैं। मैंने बताया ना भूमध्य रेखा, समझो ये भूमध्य रेखा है तो इसके ही समानांतर है ऐसे, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। किस तरह की हैं? तो अक्षांश रेखाएं जो हैं वो भूमध्य रेखा के समानांतर ही पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और भूमध्य रेखा जो है वो उत्तर से दक्षिण में, उत्तर ध्रुव हमारा ये है, दक्षिण ये, पूर्व ये और पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण में, चलो जैसे ये है तो इसके बीच में हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये है हमारी अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं ये? ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने रफ सी, ये इसी के बीच में कर दी मैंने। तो ये हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। ये क्या है? हमारी भूमध्य रेखा के समान ही है। तो जब ये 1-1 डिग्री की बात करें तो इनके बीच में कितना डिफरेंस होता है? ये 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के वृत्त होते हैं, ये 90 डिग्री के वृत्त। जब इनमें 1-1 के अंतराल की बात करें तो इनमें 90 डिग्री के जो है वो वृत्त बनते हैं। अब 2 अक्षांश रेखाएं जो हैं इनमें दूरी कितनी होती है? तो इनमें दूरी होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अगर इनकी हम कुल संख्याओं की बात करें तो ये कितनी है? तो इनकी संख्याएं जो हैं वो हैं 181। कितनी संख्याएं हैं इनकी? 181। वो इस तरह से, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से 90 इधर को हैं और 90 इधर को हैं और बीच में एक भूमध्य रेखा। तो ये कितनी हो गई? 181। कुल कितनी हो गई हमारे पास? 181। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है तो आपको याद रखना है कि ये हैं 181। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये क्या है हमारी? ये हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। तो ये बीच में हमारी भूमध्य रेखा है। यहाँ से जाएंगे तो 90 इधर को है और 90 इधर को, तो 90 90 180 और 1 ऐड कर लो इसमें तो कितनी हो गई? 181। हमारी टोटल कितनी है? 181। ठीक है।
अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु ही माना जाए, अक्षांश रेखाओं में नहीं जोड़ा जाए, तो कितनी हो जाएंगी? तो 181 में से क्या करेंगे हम? 2 माइनस कर देंगे। एक ये निकाल दी और एक ये वाली निकाल दी, एक दक्षिण ध्रुव वाली निकाल दी। तो अगर इसमें से 2 माइनस कर दिए तो कितने हो गए? 179। ठीक है, तो जो बनते हैं वो हमारे अक्षांश वृत्त बनते हैं। अक्षांश वृत्त, तो अक्षांश वृत्त कितने बनेंगे? एक यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, कितने हो गए? 179। ठीक है, अब ये 2 हमारे अक्षांश जो हैं, इनके मध्य की दूरी जो है उसको जोन या कटिबंध भी कहा जाता है। तो 2 अक्षांशों के बीच की जो मध्य दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसे जोन या कटिबंध भी कहा जाता है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है वो विषुवत अथवा भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो है 40,075.16 किलोमीटर। ठीक है, तो भूमध्य रेखा की जो लंबाई कितनी है? अक्षांश पे जो है वो सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा ही है, और इसकी लंबाई है 40,075.16 किलोमीटर। ठीक है, आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए ध्यान से। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण जो है वो सूर्य की रोशनी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सीधी पड़ती है। यानी कि सूर्य जो है वो लंबवत होता है कर्क रेखा से मकर रेखा तक। ठीक है, जब 21 जून की बात करें, 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर, कर्क कहाँ है? भूमध्य से ऊपर उत्तरी साइड, कर्क रेखा पर जब एकदम ऊपर चमकता है, तो इसी कारण क्या होता है? उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी गोलार्ध में वो सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? सूरज जो है बिल्कुल कर्क रेखा पर सीधा जो है वो अपना प्रकाश डाल रहा है, इसीलिए कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। टैट का जो पेपर होता है उसमें मैक्सिमम कभी कभार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा दिन कौन सा है, और ये छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य से ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। और इसी दिन क्या होता है? सूरज जो है बिल्कुल सीधा पड़ता है इस रेखा पे, और इस दिन जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। इसी तरह दक्षिण गोलार्ध की बात करें कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा पर एकदम ऊपर चमकता है, इसीलिए वहाँ का दिन बड़ा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। अच्छा, अब ये बताओ कि पृथ्वी जो है वो किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है? किस तरह से वो रोटेट कर रही है? अपने अक्ष पे भी और सूर्य के चारों ओर किस तरह से रोटेशन करती है, किस दिशा में? तो प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर। और अभी मैंने आपको ये भी बताया कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो किस तरह खींची गई हैं, पूरब से पश्चिम खींची गई है कि पश्चिम से पूरब? तो अक्षांश रेखाएं जो है वो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची गई हैं। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न और भी है कि भूमध्य रेखा जो है वो कितने देशों के बीच से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा बीचों बीच बताइए ना ग्लोब के, तो वो कितने देशों के बीच से होकर गुजर रही है? और किस नदी और कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो
भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, और कांगो नदी ही ऐसी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये प्रश्न तो बनता ही है एक कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है कि कर्क रेखा जो है वो भारत में कितने देशों से, मतलब कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा आपको याद रखना कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से हैं 8 राज्य, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं की। फिर उसके बाद हम कटिबंध के बारे में बात करेंगे कि उष्ण कटिबंध कहाँ है, शीतोष्ण कहाँ है और शीत कटिबंध कहाँ है। ठीक है, पहले हम देशांतर लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको देखो इस चित्र में भी दिखाया गया है कि ये हैं देशांतर रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और ये भी काल्पनिक है, ये कोई ग्लोब पे है नहीं, ये बस काल्पनिक रेखाएं ही बनाई गई हैं। ठीक है, अब इन देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो ध्रुव है, ध्रुवों से ये है हमारा उत्तरी ध्रुव और ये है हमारा, ये तो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। दक्षिण ध्रुव दिख नहीं रहा है यहाँ पे, चलो ऐसे बात करते हैं। उत्तरी ध्रुव से जब हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो देशांतर रेखाओं की दूरी जो है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। देशांतर रेखाओं की दूरी क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। ठीक है, और जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ये देखो देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ रही है ना। पहले हम ध्रुवों से कहाँ आ रहे हैं, भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे। तो ये क्या हो रहा है, इनकी जो दूरी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो ये ध्रुवों से आ रहे हैं ना हम ऐसे ऐसे, तो ये दूरी क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, और जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं, देखो ध्रुवों के भूमध्य रेखा से हम क्या कर रहे हैं, ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं। तो ये दूरी क्या हो रही है, यहाँ पे देखो कम हो रही है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी घटती है और ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर आने पर देशांतर रेखाओं की दूरी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी की बात कर लेते हैं। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य पर कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। और हर एक डिग्री के अंतराल पर 180, हर एक डिग्री के अंतराल पर 180 रेखाएं जो हैं वो खींची गई हैं। और कुल मिला के ग्लोब पे कितनी रेखाएं हैं, तो कुल मिला के ग्लोब पे 360 रेखाएं हैं। ठीक है, हर डिग्री, एक एक डिग्री पे कितनी रेखाएं खींची गई हैं, तो एक एक डिग्री पे खींची गई हैं 180 रेखाएं। ये तो सिर्फ इसका आधा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, आधा दूसरी साइड को है। तो 180 एक साइड और 180 दूसरी साइड, तो कितनी हो गई टोटल, 360 देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि 360
लॉन्गिट्यूड्स लाइंस। ठीक है, ये प्रश्न आता है कि कितनी देशांतर रेखाएं, कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो कुल जो हैं वो 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है यहाँ पे है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, इसे क्या कहा जाता है? इसे गोरे कहा जाता है। गोरे, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। और इनकी दूरी भी मैंने आपको बता दी कि भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी कितनी है, तो 111.32 किलोमीटर दूरी है। अब बात करते हैं हम 0 डिग्री देशांतर, जिसे कि प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो लाइन है, ये वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 में हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में, जो कि इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में जो ग्रीनविच नामक का स्थान है, वहाँ पे एक रॉयल वेधशाला है, और वहाँ से ही गुजरने वाली देशांतर रेखा को जो है वो प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया है, और इसे ही ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया है। ठीक है, अगर हम विभिन्न समय क्षेत्रों की गणना करें तो किस प्रकार से करेंगे? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि टोटल कितनी है ये, तो टोटल जो है वो ये 360 रेखाएं हैं। ठीक है, टोटल कितनी है? 360 रेखाएं। ये देखो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया है, तो मैं बताऊँगी हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि कितनी डिग्री रेखाएं 1 मिनट में कितना टाइम लगता है, या 1 डिग्री रेखा पे कितने मिनट लगते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो टोटल कितनी बताई मैंने आपको? 360। तो कितनी है? 360 जो हैं वो देशांतर लाइन्स हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर हम 1 घंटे की डिग्री निकालें तो कितनी होगी? 360 डिवाइड बाई 24, तो कितनी होगी? 15 डिग्री। तो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर हमने मिनट में निकाले तो किस तरह से होगा? तो 1 घंटे में तो हम कितनी कर रहे हैं? 15 डिग्री देशांतर रेखा को कवर कर रहे हैं। अगर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो बात करें हम, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 1 घंटे यानी कि 15 डिग्री और मिनट में 60 मिनट। तो इसको हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पूर्व की ओर 1 डिग्री चलते हैं तो समय क्या होगा? 4 मिनट आगे हो जाएगा। और दूसरी ओर अगर हम पश्चिम में जाएं तो जब हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो समय क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, 4 मिनट पीछे हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। कई बार ये आ जाता है प्रश्न कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो वहाँ पे 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, जैसे कि इस बुक में भी दिया गया है एक मैप, बीच में देखो ये इंग्लैंड के लंदन में बीच में एक ग्रीनविच लाइन खींची गई है। ठीक है, अगर हम पूरब की तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा है? ये ऐड हो रहा है, टाइम आगे चल रहा है। ठीक है, अगर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये हमारा पीछे हो रहा है, यानी कि माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि हम आगे की तरफ जाएंगे पूरब की तरफ तो वो ऐड होगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वो माइनस होगा। इसी चैप्टर का हमारा एक और टॉपिक बचता है, वो है अक्षांश एवं ताप कटिबंध। ठीक है,
कि अक्षांश जो रेखाएं हैं उनमें जो है वो कटिबंध के बारे में यानी कि भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान होता है और वो किस वजह से होता है इनके बारे में आज बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बहुत ही अच्छा जो है बुक में ये चित्र बनाया गया है जिसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है। हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है और बीच में खींची गई है हमारी 0 डिग्री लाइन्स यानी कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त जो क्या कर रही है इन दोनों को आपस में डिवाइड कर रही है बीचों बीच से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्या है। तो उष्णकटिबंधीय वह क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के आसपास होता है। भूमध्य रेखा ये है तो इसके आसपास जो होगा वो उष्णकटिबंधीय होगा और ये सबसे गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो हैं वो क्या होती हैं, सबसे सीधी पड़ती हैं जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बहुत गर्म होता है। तो ये आ गया हमारा भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे उष्णकटिबंध। इसके बाद करते हैं हम शीतोष्णकटिबंध की बात। तो शीतोष्णकटिबंध क्या है, तो ये वह क्षेत्र होता है जो कि उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध के बीच में पाया जाता है। यानी कि उष्णकटिबंध से अगर उत्तर की तरफ देखो तो ऊपर को और दक्षिण की तरफ को देखेंगे तो उष्णकटिबंध से थोड़ा सा नीचे की ओर पाया जाता है। और ये अगर इसके तापमान की बात करें तो यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ये कर्क और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। बताया था ना मैंने आपको कर्क रेखा और मकर रेखा कि भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से नीचे मकर रेखा। और ये इसका तापमान इसीलिए ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता ना ही ठंडा क्योंकि यहाँ पे जो है वो सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ रही हैं जिसकी वजह से ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। आगे बात करते हैं हम शीतकटिबंध की। तो शीतकटिबंध जो है वो ध्रुवों में पाए जाते हैं यानी कि ध्रुवों के पास का जो क्षेत्र होता है, जैसे उत्तरी ध्रुव का ये ऊपर का हिस्सा और दक्षिण ध्रुव का ये नीचे का हिस्सा। और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ मतलब ये सबसे ठंडे क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो हैं वो बहुत कम पहुँच पाती हैं जिसकी वजह से यहाँ का तापमान जो होता है वो बहुत कम होता है और मैक्सिमम यहाँ पे बर्फ़ ही जमी रहती है। तो ये थे हमारी कटिबंध के बारे में कुछ जानकारी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि उष्णकटिबंध भूमध्य के आसपास और शीतोष्णकटिबंध कर्क और मकर रेखा के पास और शीतकटिबंध उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास का क्षेत्र होता है। ठीक है, और ग्रेड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे जो भी हमारी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बनी हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को कौन सी रेखाएं जोड़ती हैं, तो ये जोड़ती हैं देशांतर। और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो भूमध्य रेखा के समान बनाई जाती हैं। तो इनसे जो जाल बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ग्रिड कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो ज़्यादा यही है कि जान लो ग्रिड क्या होता है। तो इन दोनों रेखाओं से यानी कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के एक साथ बनाने से जो जाल सा बनता है उसे ही ग्रिड कहा जाता है। अगर आपको प्रश्न आता है कि भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है तो आप क्या आंसर करेंगे उसका, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा समझो ये है तो इसके ऊपर स्थित है। ये तो चलो पूरा भारत है, पर ग्लोब की बात करें तो ये कहाँ है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और भारत जो है वो उष्ण उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, उष्ण उपोष्ण भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकल रही है, ये मैंने आपको पहले भी पूछा। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जो है वो ये गुजरती है और कर्क रेखा से नीचे क्या है, उष्ण कटिबंध और ऊपर क्या है,
उपोष्ण कटिबंध, ये बताया ना मैंने आपको। तो भारत जो है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। और कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, मिज़ोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। ठीक है, आगे हम इसके कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 90 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री। आगे है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के नज़दीक, विषुवत वृत्त के नज़दीक या कर्क रेखा? तो शीत कहाँ बताया था मैंने? ध्रुवों के नज़दीक, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर बर्फ़ जमी रहती है क्योंकि सूर्य का जो है वो किरणें यहाँ पे प्रॉपर नहीं पहुँच पाती और ये सबसे ठंडा जो है स्थान होता है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 360। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, तो दक्षिण ध्रुव कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में है? तो दक्षिण ध्रुव जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे है प्रश्न है, ये देखो, ये आगे ग्रिड का, कि ग्रिड किसका जाल है? तो किसका बताया मैंने कि जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं उनसे जो जाल बनता है, जब ये दोनों रेखाएं एक इस ग्लोब पे हम ड्रॉ कर देते हैं, अक्षांश की भी और देशांतर की भी, तो उनसे जो जाल बनता है उसे क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं। तो ग्रिड किसका जाल है? कि अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं याम्योत्तरों का। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल फिर से। इसी तरह हमारी इस चैनल पे बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।